हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स से सेकंड चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर से हम एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में चेक के बारे में जाना था और आज हम जानने वाले हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। तो दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। तो देखिए, हमारी जो हर रोज़ की लाइफ है, डे टू डे लाइफ के बारे में बात की गई है। यहाँ पर हम क्रेडिट का काफ़ी यूज़ करते हैं। क्रेडिट इन्वॉल्व होता है। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मीन्स होता है लोन। आगे दी भी गई है क्रेडिट की डेफिनेशन। क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द lender supplies the borrower with money, goods and service in return for the promise of future payment। तो देखिए, क्रेडिट क्या होता है? एक लोन होता है जिसमें एक एग्रीमेंट होता है लेंडर्स और बोरोवर, यानी कि जो सामान को देता है या फिर मनी को देता है उसके बीच में, और जो उधार लेता है उन दोनों के बीच में। तो प्रॉमिस की जाती है कि फ्यूचर में जो है उसको उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर मनी भी हो सकता है, कोई गुड भी हो सकता है और कोई सर्विस भी हो सकती है जिसकी हमें इन फ्यूचर पेमेंट करनी होती है। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम समझेंगे कि जो क्रेडिट है, लोन है, वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है सलीम का। तो देखिए, यहाँ पर फेस्टिवल सीजन की बात हो रही है। इन फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ। तो जो फेस्टिवल सीजन है वो अब से 2 महीने बाद है। एंड सू मैन्युफैक्चरर सलीम, और जो कारोबारी है सून मैन्युफैक्चर, उसका नाम सलीम है, हैज़ रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 पेयर्स ऑफ शूज। तो उसे जो है एक ऑर्डर मिला है एक बड़े व्यापारी से कि उसे जो है 3000 पेयर ऑफ शूज बनाने हैं और कब देने हैं, और डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम। तो उसे 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने में उसे 3000 पेयर ऑफ शूज बनाकर उसे देने हैं। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। अब प्रोडक्शन को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। तो देखिए, सलीम को ज़रूरत होगी कुछ और वर्कर्स की जिससे कि वो स्टिचिंग कर सके, पेस्टिंग कर सके। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, और उसे ज़रूरत होगी कि वो रॉ मटेरियल परचेज करे। टू मीट दीज एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम टू सोर्सेज। अब ये सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इस खर्च को पूरा करने के लिए सलीम को ज़रूरत है लोन लेने की। अब वो जो है दो सोर्स से, अलग अलग सोर्स से लोन लेगा। कैसे? फर्स्ट ही आस्क द लेदर सप्लायर। पहले उसने किससे बात की, किससे कहा? लेदर सप्लायर से। टू सप्लाई लेदर, कि उसे लेदर सप्लाई किया जाए नाउ, अभी। एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, और उसने जो है उसे प्रॉमिस किया कि उसके लिए पेमेंट जो है वो उसे बाद में कर दी जाएगी। सेकेंड, ही ऑब्टेन लोन इन केस फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर as advance payment for 1000 pair of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month। तो देखिए, वो दूसरा सोर्स, वो दूसरा लोन कहाँ से लेता है? वो लोन लेता है उस लार्ज ट्रेडर से, उस व्यापारी से जिसने उसे ऑर्डर दिया है जूते बनाने का। तो वो उससे पेमेंट एडवांस में ले लेता है 1000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने के लिए, और उसे प्रॉमिस करता है कि लास्ट मंथ के एंड में उसको उसका जो पूरा ऑर्डर है वो पूरा कर दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। अब इस तरह से दो जगह से लोन लेने के बाद जो है सलीम ने अपना ऑर्डर पूरा कर दिया। मेक अ गुड प्रॉफिट, अच्छा सा उसे प्रॉफिट भी मिला। एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, और जो धन उसने उधार लिया था उसे भी रीपे उसने कर दिया। इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन में जो खर्च आया, काम करने में जो खर्च आया, उसको उसने पूरा किया लोन लेकर। द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ongoing expenses on production, complete production on time and
देयर बाय इंक्रीज हिज अर्निंग। तो देखिए उसे 3 तरह से उस लोन से फ़ायदा मिला कि जो खर्च आया था प्रोडक्शन पे वो भी उसने पूरा कर लिया, उसका जो प्रोडक्शन था वो टाइम पर कंप्लीट हो गया और उसे जो है अर्निंग भी हुई, उसे प्रॉफिट भी हुआ। तो देखिए क्रेडिट देयरफॉर प्लेज एन वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में जो लोन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले करता है। इस तरह से अगर हम लोन लेते हैं। अब स्वप्ना की बात यहाँ पर की जा रही है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से वो लोन लेती है, एक और एग्जाम्पल है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम चैप्टर को आगे समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकड़ लैंड। तो जो स्वप्ना है उसके पास 3 एकड़ लैंड है और वो उस पर ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली ग्रो करना चाहती है। सी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। उसने जो है लोन ले लिया है मनी लेंडर से टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन पर जो खर्च आने वाला है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। टू मीट एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन। तो देखिए स्वप्ना ने क्या किया है, मनी लेंडर से लोन ले लिया है जिससे कि जो उसके कल्टीवेशन पर खर्च आने वाला है उसे वो पूरा कर सके। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। और उसे ऐसी आशा है कि जो वो फसल उगाएगी, उसे हार्वेस्ट करेगी, इससे वो लोन चुका पाएगी। Midway through the season, the crop is hit by pests and the crop fails। तो देखिए अभी फसल जो है हार्वेस्ट भी नहीं हुई थी, तो क्या होता है उसकी फसल खराब हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है। दो सपना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स विद मेक लिटिल डिफरेंस। तो सपना क्या करती है, क्रॉप्स पर काफ़ी महंगे जो पेस्टिसाइड्स होती हैं उसके छिड़काव करती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, कम ही डिफरेंस होता है, यानी कि क्रॉप में ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। सी इज़ अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर एंड द डब्ट ग्रो ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। तो देखिए इस तरह से जो मनी लेंडर है वो उसको रिपे नहीं कर पाती है, वो जो लोन उसने लिया था, और इस तरह से वो जो अमाउंट है इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते वो एक लार्ज अमाउंट बन जाता है। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। अब अगले साल भी स्वप्ना क्या करती है, एक नया लोन ले लेती है कल्टीवेशन के लिए। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। और इस साल जो है क्रॉप बहुत नॉर्मल सी होती है, बट द अर्निंग आर नॉट एनफ टू रिकवर द ओल्ड लोन। और अर्निंग इतनी नहीं होती है कि वो पहला लोन रिकवर कर सके, उसे चुका सके। सी इज कोट इन डेप्ट। इस तरह से वो कर्ज में फंस जाती है। सी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड एंड टू पे ऑफ द डेप्ट। तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे जो है अपने ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है उस उधार से छुटकारा पाने के लिए, उस उधार को चुकाने के लिए। तो देखिए इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो रूरल एरियाज में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ही ज़्यादा लोन की ज़रूरत होती है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसीडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन जो होता है उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि उन्हें बीज की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, और पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, और जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए क्रॉप को ग्रो करने के लिए यहाँ पर लोन की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज़ अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 और 4 मंथ्स बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाई दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। तो देखिए 3 और 4 महीने का टाइम होता है जिसमें वो क्रॉप को ग्रो करते हैं, जो ये इक्विपमेंट्स होते हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत होती है और वो बाई करते हैं। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप्स लोन एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन। जो फार्मर्स होते हैं वो जब क्रॉप ग्रो की जाती है, सीजन शुरू होता है, तब वो लोन को लेते हैं एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। और हार्वेस्ट के बाद, फसल पक जाने और कट जाने के बाद वो उस लोन को चुका देते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ फार्मर। तो देखिए ये जो रीपेमेंट है ना लोन का, ये किस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की इनकम हुई है फार्मिंग से, तो उसी तरह से वो लोन को चुकाते हैं। इन स्वप्नाज केस, अगर सपना के केस की बात यहाँ पर की जाए, द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। तो जिस तरह से उसकी क्रॉप फेल हो जाती है तो जो
रीपेमेंट था लोन का वो इम्पॉसिबल हो जाता है उसके लिए, वो उसे नहीं चुका पाती है. सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन. तो उसे क्या करना पड़ता है, अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है उस लोन को चुकाने के लिए. क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर रोज ऑफ. तो देखिए यहाँ पर जो उसने लोन लिया था ना, स्वप्ना ने जो लोन लिया था वहाँ पर उसकी कोई मदद नहीं होती है उस क्रेडिट से. उसकी अर्निंग इम्प्रूव नहीं होती है, और तो और उसकी जो कंडीशन है वो पहले से ज़्यादा खराब हो जाती है. इन एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेप्ट ट्रैप. तो इसी कंडीशन को डेप्ट ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है. जब इंसान अपना कर्ज नहीं चुका पाता है उसके लिए उसे दूसरी चीज को सेल करना पड़ता है. क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल. तो इस तरह का जो क्रेडिट होता है, इस केस में जो क्रेडिट था, लोन था, वो क्या करता है, जो बोरोवर होते हैं ना उन्हें ऐसी कंडीशन में ले जाता है कि वो काफ़ी, उससे बाहर निकलना काफ़ी पेनफुल होता है उनके लिए. In one situation, credit help to increase earning and therefore the person is better off than before. तो देखिए एक सिचुएशन तो ऐसी होती है जब जो क्रेडिट होता है वो मदद करता है और हेल्प करता है इन अर्निंग को बढ़ाने में, और जो इंसान होता है उसकी कंडीशन पहले से अच्छी हो जाती है. इन अनदर सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन एक ऐसी होती है बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर होने की वजह से क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू द डेब्ट ट्रैप. तो देखिए जो क्रेडिट है, लोन है, वो इंसान को कर्ज में फंसा देता है. टू रीपे हर लोन सी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड. तो देखिए यहाँ स्वप्ना की यहाँ पर बात की जा रही है कि उसे लोन चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा. सी इज़ क्लियरली मच रोज ऑफ दैन बिफोर. और पहले से खराब उसकी कंडीशन हो जाती है. वेदर whether credit would be useful or not therefore depends on the risk on the situation and whether there is some support in case of loss. तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल बात सामने साफ आती है कि ये जो क्रेडिट है ये यूज़फुल होगा या यूज़फुल नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि कितना उसमें रिस्क है, किस तरह की वेदर कंडीशन है, और क्या उसे कुछ सपोर्ट मिल रहा है. अगर उसका कुछ लॉस हो जाता है तो उसे कितना सपोर्ट मिलता है. तो आगे जो हमारा पॉइंट है वो है टर्म ऑफ क्रेडिट, यानी कि शर्तें क्या हैं, लोन की शर्तें क्या होती हैं. Every loan agreement specific an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. तो देखिए हर एक लोन का एक स्पेसिफाइज एग्रीमेंट होता है. उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स कर दिया जाता है कि इतने इंटरेस्ट पर आपको पैसा मिल जाएगा. तो जो बोरोवर होते हैं उसे, जो लेंडर होता है उसे वो सारा ब्याज देना पड़ता है. इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेट्रल मीन्स होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. तो देखिए जो लेंडर होते हैं ना उन्हें बोरोवर को एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है एज अ सिक्योरिटी वो उन्हें देनी पड़ती है. तो यहाँ पर दी गई है कोलेट्रल की डेफिनेशन. कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन such as land, building, vehicles, livestock, deposits with bank. तो देखिए जो बोरोवर्स होते हैं ना उनकी खुद की वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि लैंड हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई व्हीकल हो सकता है जी हाँ, जिससे वो जीविका कमाता है, कुछ ऐसी चीज़, या जो कैश होता है बैंक के अंदर वो, तो उसे वो एक सिक्योरिटी के रूप में लेता है जो लेंडर होता है. एंड यूज दिस एज ए गारंटी टू द लेंडर अनटिल द लोन इज रीपेड. और वो उसे तब तक यूज़ कर सकता है जब तक जो पूरा लोन है वो रीपे नहीं किया जाता है. इफ़ द बोरोवर फेल टू रीपे द लोन, अगर जो बोरोवर है वो फेल हो जाता है, वो अपना लोन नहीं चुका पाता है, द लेंडर हैज़ राइट टू सेल द एसेट. तो उस प्रॉपर्टी को जो लेंडर होता है वो सेल कर सकता है टू ऑब्टेन पेमेंट. ऑब्टेन मतलब पेमेंट को लेने के लिए, अपना पैसा लेने के लिए वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है. प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, यानी कि जो हमारी ज़मीन होती है उसके कागज़, डिपॉजिट विद बैंक, जितना भी कैश होता है बैंक के अंदर वो, लाइव स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलेट्रल यूज फॉर बोरोइंग. तो ये जो है
कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से जो है उधार या लोन लिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, ए हाउस लोन। हाउस लोन के बारे में जानते हैं। मेगा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस। तो यहाँ पर एक लड़की है, मेघा है, जिसने 5 लाख का लोन लिया है बैंक से एक घर खरीदने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12% एंड द लोन इज टू बी रिपेड इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट। तो देखिए कंडीशन रख दी गई है, जैसे कि आपको बताया था कि एक एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट क्या है कि उसे एनुअली 12% रेट देना होगा, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा, और जो लोन है वो 10 साल में उसे वापस चुकाना पड़ेगा और मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाना पड़ेगा। मेगा हैज़ टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट्स शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर लोन। तो देखिए बैंक के लोन देने के सहमतिकरण से पहले उसे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर शो करने पड़ते हैं, जैसे कि उसे अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड देना पड़ता है, उसका सैलरी रिकॉर्ड वहाँ पर उसे जमा करना पड़ता है, तब बैंक उसे एक लोन देती है। द बैंक रिटेन्ड द कोलेस्ट्रल द पेपर एज द न्यू हाउस। अब यहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में जो बैंक है ना, वो उनके नए घर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर होते हैं, उनको रख लेती है। विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली वैन सी रिपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट। और वो मेघा को तभी वापस मिलेंगे, वो जो पेपर हैं घर के, वो तभी वापस मिलेंगे जब वो पूरा लोन चुका देगी इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर कुछ कॉलम दिए गए हैं, इनको फिल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, लोन अमाउंट कितना है, हमने पढ़ा था 5 लाख है। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ लोन क्या है, 10 ईयर्स दी गई थी। डॉक्यूमेंट्स क्या दिए गए थे, यहाँ पर सैलरी डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना था, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट था आई थिंक 12% था। और यहाँ पर मोड ऑफ रीपेमेंट यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है। कोलेट्रल क्या है, यहाँ पर उसके नए घर के डॉक्यूमेंट्स पेपर रखने हैं उसे गिरवी, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें रखी गई हैं। आगे कहा गया एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कॉम्प्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट। तो देखिए क्रेडिट लोन की शर्तें क्या हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट है, कोलेट्रल होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, और यहाँ पर मोड बता दिया जाता है रीपेमेंट का कि किस तरह से करना है, और यही शर्तें कहलाती हैं किसी भी लोन की। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी substantially from one credit arrangement to another. They may have vary depending on the nature of the lender and the borrower. तो देखिए एक के बाद हम दूसरा क्रेडिट भी ले सकते हैं, दूसरा लोन भी ले सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है लेंडर और बोरोवर के नेचर पर। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ वेरिंग टर्म ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। तो देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं। वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ ए विलेज। तो देखिए यहाँ पर रोहित और रंजन है, हैड फिनिश रीडिंग अबाउट द टर्म ऑफ क्रेडिट इन क्लास। तो उन्होंने जो है क्लास में पढ़ा कुछ लोन की शर्तों के बारे में। दे वर एगर टू नो द वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट्स दैट एग्जिस्टेड इन दियर एरिया। तो वो बहुत उत्सुक थे कि अपने एरिया में वो जाने किस तरह से जो है ये क्रेडिट अरेंजमेंट्स होते हैं। हु वर द पीपल हु प्रोवाइड क्रेडिट, और वो जानना चाहते थे कि वो लोग कौन हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। हु वर द बोरोवर्स, जो क्रेडिट लेते हैं वो लोग कौन हैं। व्हाट वर द टर्म ऑफ क्रेडिट, उस लोन की शर्तें क्या होती हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं, और उन्हें उन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए दे डिसाइड टू टॉक टू सम पीपल इन दियर विलेज। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो गांव के कुछ लोगों से बातें करेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर, ये हमें आगे काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वो श्यामल के बारे में।
tells us that every season he needs loan for cultivation in his 1.5 acre ऑफ लैंड। तो वो कह रहा है कि 1.5 एकड़ लैंड है श्यामल की, और वो हमें बताता है कि हर एक सीजन में उन्हें लोन लेने की, कल्टीवेशन के लिए लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। टिल अ फ्यू ईयर्स बैक ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, यानी कि 60% एनम। तो वो बताता है कि उस अब से पहले हम क्या करते थे, गांव का ही एक मनी लेंडर था जिससे हम 5% के रेट पर मंथ के रेट पर हम पैसा लेते थे, लोन लेते थे फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन वो बताता है पिछले कुछ सालों से श्यामल हैज़ बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर ट्रेडर इन द विलेज एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ। तो देखिए अब वो क्या करते हैं, एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर है जिससे वो क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, और 3% के रेट पर मंथ के रेट पर वो क्रेडिट लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन द क्रेडिट। अब यहाँ पर उन्हें एक और फ़ायदा है, वो जो ट्रेडर है वो इनपुट्स भी सप्लाई करता है, मतलब जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं क्रॉपिंग सीजन के शुरुआत में वो उन्हें भी क्रेडिट पर देता है। विच इज़ टू बी रिपेड व्हेन द क्रॉप आर रेडी फॉर हार्वेस्ट, और वो बाद में रिपे कर देते हैं जब जो उनकी फसल है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। बिसाइड द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन द ट्रेडर ऑल्सो मेक द फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम। तो देखिए इंटरेस्ट तो वो लेता ही लेता है, साथ में वो ये भी प्रॉमिस करा लेता है कि जितनी भी जो भी क्रॉप होगी तो वो उसे ही सेल करें वो। दिस वे द ट्रेडर कैन एंश्योर दैट द मनी इज रीपेड प्रॉपर्ली। तो देखिए इस तरह से जो ट्रेडर है वो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि उसका पैसा जो है रीपे कर दिया जाएगा। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट अ लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन सेलिंग इट लेटर व्हेन द प्राइस हैज़ राइजन। तो देखिए यहाँ पर तो उसे डबल प्रॉफिट होता है, वो क्रॉप को भी खरीद लेता है चीप रेट पर, और फिर बाद में जब रेट हाई होते हैं तो उसको सेल कर देता है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। वी नेक्स्ट मीट अरुण। अब वो अरुण से मिलते हैं, हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। तो जो सुपरवाइज करता है एक फार्म में जो लेबरर है वो काम करते हैं उन्हें सुपरवाइज करता है। अरुण हैज़ 7 एकड़ ऑफ लैंड। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन। वो भी उन लोगों में से है सोनपुर में जो लोग कल्टीवेशन के लिए बैंक से लोन लेते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 8.5% पर एनम। और जो इंटरेस्ट रेट है ना उस लोन का वो कितना है, 8.5% पर एनम मतलब सालाना, एक साल में। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा था 60% है, 36% है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8% पर एनम है जो काफ़ी कम है, और वो बैंक से लोन लेता है। एंड कैन बी रिपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और वो 3 सालों में उसे कभी भी चुका सकता है। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाई सेलिंग ए पार्ट ऑफ द क्रॉप। तो अरुण ने क्या किया है, अरुण प्लान बनाता है कि क्रॉप को सेल करने के बाद वो जो है उस लोन को रीपे कर देगा। ही देन इंटेंड टू स्टोर द rest of the potatoes in the cold storage and apply for the fresh loan from the bank against the cold storage receipt। तो उसे जो कोल्ड स्टोरेज, अब वो क्या प्लान कर रहा है कि कुछ हिस्से से तो वो लोन को चुका देगा, और जो बची हुई उसकी फसल है जो पोटैटो है उसे वो कोल्ड स्टोरेज में सेव करके रखेगा, जिसे प्राइस बढ़ने पर वो सेल कर देगा, तो उससे उसे प्रॉफिट हो जाएगा, और वो जो है एक नया लोन ले लेगा उस कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट को दिखाकर। द बैंक ऑफिसर दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटीज टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम दैम। और ये फैसिलिटीज़ जो है बैंक प्रोवाइड करता है उन फार्मर्स को जो क्रॉप पर लोन लेते हैं। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है रामा का। रामा इज़ वर्किंग इन नाइबरिंग फील्ड। रामा जो है एक पास के ही एक पड़ोसी के खेत में काम करती है। सी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर।
तो वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर के रूप में काम करती है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर्स व्हेन रामा हैज़ नो वर्क। तो एक साल में कई महीने ऐसे जाते हैं जिनमें रामा को कोई काम नहीं मिलता है। एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस, और हर रोज के खर्चों के लिए उसे क्रेडिट लेना पड़ जाता है। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस, अचानक से बीमार होने पर भी क्रेडिट लेना पड़ता है, या कोई घर में फंक्शन होता है तब भी उसे क्रेडिट लेना पड़ता है। आर ऑल्सो मेट थ्रू लोन्स, और ये जो है वो लोन के माध्यम से ऐसा कुछ करती है। रामा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर, और लोन के लिए वो अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंड करती है जहाँ पर वो काम करती है। ए मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट, द लैंड ओनर चार्ज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। तो देखिए वो लोन जो लेती है उस पर 5% पर मंथ का उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। रामा रिपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर, अब लैंड ओनर के लिए काम करके वो इस पूरे क्रेडिट को चुका देती है। मोस्ट ऑफ टाइम रामा हैज़ टू टेक फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बीन रिपेड। तो देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि रामा को एक नया लोन लेना पड़ जाता है, उसका पहला भी लोन नहीं चुका पाती है और उसे नया लोन लेना पड़ जाता है। सी ओन्स द लैंड ओनर्स ₹5,000, अभी भी उसके पास एट प्रेजेंट की बात की जा रही है, 5,000 रुपीज़ जो है उसने लिए हुए हैं। दो द लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल, हालांकि जो लैंड ओनर है उसे उसके साथ अच्छे से व्यवहार वो नहीं करता है। सी कंटिन्यूस टू वर्क फॉर हिम सिंस सी कैन गेट लोन फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड, अब भी उसे उसी के खेत पर काम करना पड़ता है, उसी के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि जब उसे ज़रूरत होती है तो उसे वहाँ से लोन मिल जाता है। रामा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पर जो रामा है वो उन्हें बताती है कि उनका केवल एक जो क्रेडिट का बस एक ही जरिया है, वो है लैंड ओनर्स। जो लोग ऐसे हैं सोनपुर में जिनके पास लैंड नहीं है, तो वो लैंड ओनर से ही या एम्प्लॉयर से ही लोन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, वो किस तरह से लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बिसाइड बैंक्स के अलावा द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव। तो देखिए बैंक के अलावा जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर चीप क्रेडिट और कहाँ से मिल सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, या हम उन्हें कोऑपरेटिव भी कहते हैं। मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव पूल दियर रिसोर्सेज फॉर कॉरपोरेशन इन सर्टेन एरिया। तो देखिए किसी भी वो एक निश्चित एरिया में उनकी कॉरपोरेशन काम करती है और वो जो है अपने सारे रिसोर्सेज को पुल मीन्स होता है इकट्ठा कर लेते हैं उस पूरे एरिया के। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल सच एज फार्मर कोऑपरेटिव्स, वीवर कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स। तो देखिए कई तरह की कोऑपरेटिव्स जो हैं वो चलाई जाती हैं, जैसे कि फार्मर्स किसानों के लिए है, जो जुलाहे हैं उनके लिए है, या जो छोटे मोटे काम करते हैं इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं उनके लिए है। और कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। तो देखिए एक कृषक कोऑपरेटिव भी है जो काम करती है गांव में, वो ज़्यादा दूर नहीं है सोनपुर से। इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज मेंबर, और उसमें कितने मेंबर्स हैं, 2300 फार्मर्स हैं मेंबर के रूप में। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, अब वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना वो क्या करती है, अपने मेंबर से कुछ पैसे जो हैं वहाँ पर बैंक में इकट्ठा करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो इकट्ठा करते हैं। विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल, तो वो जो पूरा डिपॉजिट होता है, वो जो पूरा मनी होता है जो कोऑपरेटिव में जमा होता है, वो एक प्रॉपर्टी के रूप में, कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में जो कोऑपरेटिव होती है वो क्या करती है, उससे एक बड़ा अमाउंट प्राप्त कर लेती है बैंक से, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी देनी होती है जब कोई लोन लेते हैं। तो वो जो कोऑपरेटिव होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उससे जो वो डिपॉजिट कराती है उससे वो एक बड़े अमाउंट में लोन ले लेती है बैंक से। दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स, और ये जो फंड उन्हें मिलता है ना
इसे वो अपने मेंबर्स को एज अ लोन के रूप में प्रोवाइड कर देती हैं। वंस दीज लोन्स आर रिपेड, जब एक बार ये लोन रिपे कर दिया जाता है, अनोदर फंड ऑफ लीडिंग कैन टेक प्लेस, तो हम दूसरा लोन फिर ले सकते हैं। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल implements, loan for cultivation and agriculture trade, fishery loans, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो देखिए कई तरह का लोन वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर से जुड़ा, यहाँ पर छोटे मोटे जो ट्रेड्स होते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उनके लिए फिशरी लोन वहाँ पर मिल जाता है, या घर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी, या और भी कई तरीके के लोन वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं और काफ़ी चीप रेट पर वो लोन प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे हम फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो यहाँ पर दो सेक्टर बताए गए हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल सेक्टर के बारे में। वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल दैट पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो अभी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे तो हमें पता चला कि लोग जो हैं कई तरीके से लोन को ऑब्टेन करते हैं। The various type of loan can be conventionally grouped as formal sector loans and informal sector loan। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इनका ग्रुप कर दिया गया है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। एक का फॉर्मल सेक्टर लोन, एक है इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो देखिए अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव। तो देखिए फॉर्मल सेक्टर के अंडर जो लोन आता है वो हमें कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, ये मिलता है बैंक से और कोऑपरेटिव से। द इनफॉर्मल लेंडर इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और जो हमारा इनफॉर्मल क्रेडिट है, इनफॉर्मल सेक्टर है, वो उसके अंडर आते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मल सेक्टर में आते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, और इनफॉर्मल में आते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ठीक है। इन ग्राफ 1 यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डिवाइडेशन किया गया है। तो यहाँ पर आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं, इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि क्या, और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं कि जो क्रेडिट है क्या वो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा आता है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा आता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। पूरी परसेंटेज यहाँ पर दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल रिसोर्सेज ऑफ लोन। तो देखिए बहुत ही मुख्य रोल प्ले करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये जो सभी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना जिन सोर्सेज से भी, उनको सुपरवाइज करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। एग्जाम्पल के लिए, वी हैव सीन दैट बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। तो हमने अभी ऊपर के कुछ पैराग्राफ्स में पढ़ा था कि बैंक जो है 15% का अमाउंट जो है बैंक में ही रखता है, जिससे कि जो लेन देन है वो किया जा सके। जो डिपॉजिट्स होता है उससे जो रिसीव होता है मनी, उसका 15% बैंक में ही रखा जाता है। द RBI मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो देखिए RBI जो है मॉनिटर करता है बैंक को ये कैश बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। सिमिलरली the RBI sees that the banks gives loan not just to profit making business एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। तो देखिए यहाँ पर बैंक जो है RBI बैंक जो है वो ये देखता है कि क्या जो लोन है वो केवल ऐसे लोगों को ही तो नहीं दिया जा रहा है जिन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, या जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्हें ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वो मेंटेन करता है, मॉनिटर करता है कि स्मॉल कल्टिवेटर्स जो हैं उन्हें भी लोन दिया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो ओपन की जा रही हैं उनके लिए भी लोन प्रोवाइड किया जाए, और स्मॉल बोरोवर्स को भी लोन दिया जाए। पीरियोडिकली बैंक हैव टू सबमिट information to the RBI on how much they are lending to whom and what interest rate etc.
तो देखिए समय समय पर जो बैंक है उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है आरबीआई को कि मतलब किस तरह से वो लीड कर रहे हैं, किसको वो आगे जो लोन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लैंडर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये तो बात हुई फॉर्मल सेक्टर की, जिसे पूरा सुपरवाइज करने का काम आरबीआई करता है। लेकिन जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है उसे कोई सुपरवाइज नहीं करता है, कोई भी इनकी एक्टिविटीज़ को नहीं देखता है। दे कैन लैंड एट वाट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। तो किसी जो भी वो चूज करते हैं, जो भी वो चाहते हैं, उस इंटरेस्ट रेट पर वो लोन देते हैं। देयर इज नो वन टू स्टॉप दैम, उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। और वो अनफेयर मीन्स मतलब अपना पैसा वापस लेने के लिए बुरे तरीके से लोगों से ट्रीट करते हैं, अच्छा तरीका नहीं अपनाते हैं। कंपेयर टू फॉर्मल लैंडर, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन। दस the cost of the borrower of informal loan is much higher। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मल लैंडर जो होते हैं वो कम रेट पर क्रेडिट लेते हैं, जबकि जो इनफॉर्मल लैंडर्स होते हैं वो ज़्यादा रेट पर बोरोवर को, ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर बोरोवर को क्रेडिट देते हैं। Higher cost of borrowing means a large part of earning of the borrowers is used to repay the loan। तो देखिए जो हायर कॉस्ट होती है ना, उसका मतलब है जो बोरोवर्स होते हैं उनका लार्ज पार्ट जो है अर्निंग का, जो वो कमाते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो लोन को ही चुकाने में चला जाता है। हैंस बोरोवर्स हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ, और उनके पास कम पैसा बच जाता है, कम इनकम रह जाती है, जैसा कि आपने सोनपुर में श्यामलाल के केस में देखा। इन सर्टेन केस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। तो देखिए वो जो अमाउंट जो उन्हें रिपे करना पड़ता है वो इनकी इनकम से भी ज़्यादा होता है। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेब्ट, और इसी की वजह से जो कर्ज है वो बढ़ता चला जाता है। एंड डब ट्रैप्ड, और वो जो है इस जाल में फंस जाते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं रूरल एरियाज़ में जो अपनी इंटरप्राइजेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि हाई इंटरेस्ट पर जब लोन मिल रहा है तो वो जो है ये सब अपनी इंटरप्राइजेस को नहीं चला पाते हैं। फॉर दीज रीज़न बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर। तो यही कारण है कि जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन्हें ज़्यादा लोन देने की ज़रूरत पड़ती है। दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मैनी पीपल कुड दैन बोरो चीपली फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड। तो देखिए ये जो लोग हैं इन्हें सस्ते में यहाँ पर लोन मिल जाता है। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, इससे वो फसल को अपनी उगा सकते हैं। डू बिजनेस, अपना बिजनेस कर सकते हैं। सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, छोटी इंडस्ट्रीज कोई वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। और ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, तो वो अपना ट्रेड भी कोई चला सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इन क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो देखिए चीप रेट पर और अफोर्डेबल होना चाहिए क्रेडिट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है देश के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर आज अपने इसी वीडियो को करते हैं कंप्लीट, क्योंकि चैप्टर आपका भी काफ़ी बचा हुआ है। आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।